दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पे। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप किसी कॉलेज में या किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो आपको एडमिशन देने से मना कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, उसको कर्ब कर रहा है। यानी ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो रहा है। तो दोस्तों, इस केस में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिट्स। रिट्स मींस विशेष अधिकार। दोस्तों, जब भी ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो आपके पास ये अधिकार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी ये उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिट्स। दोस्तों, अगर हम रिट्स यानी विशेष अधिकारों की बात करें तो इसका जो इतिहास है, तो भारत में रिट का इतिहास जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शुरू हुआ। डन। यहां पे एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार आता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो 1773। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो 1773 में इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स को भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। क्लियर? और इसे ब्रिटिश जो कानून थे उसके द्वारा शक्तियां जो हैं रिट की, ये विरासत में मिली। क्लियर? और यही शक्तियां 1950 में भारत का जब संविधान 3 प्रेसिडेंसीज के उच्च न्यायालयों तक ही सीमित थी, तो जब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ने सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया, तो इसलिए इस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो पुराना कानून था उसको मॉडर्नाइज करने का एक काम किया। ठीक है, तो दोस्तों पहले इसके इतिहास में चलते हैं। अगर हम देखें जो औपनिवेशिक युग था जब ब्रिटिश इंडिया में थे 1773 से लेकर 1950 तक, तो 1773 में जो पहला ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, तो इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में जैसे मैंने आपको बताया फोर्ट विलियम्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फोर्ट विलियम्स में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो भारत का पहला न्यायालय था और इसी को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्लियर? फिर उसके बाद जो उच्च न्यायालय है वो अधिनियम, वो एक एक्ट पास किया गया 1861 में, चार्टर एक्ट 1861। क्लियर? तो 1861 में ये चार्टर एक्ट पास किया गया और 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, कलकत्ता, मुंबई जो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, बंबई, और मद्रास में। मद्रास वर्तमान में दोस्तों चेन्नई है। क्लियर? तो यहां पे हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। अब यहां पे रिट जारी करने की शक्ति इनको भी प्रदान की गई। शुरू में अगर हम बात करें कि रिट जारी करने की जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंसी, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में, ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये जो रिट करने की जो पावर थी ये यहीं तक सीमित थी और जितने भी हाई कोर्ट्स नए स्थापित किए गए थे उनके पास ये पावर नहीं थी। क्लियर? अब यहां पे परमादेश और बंदी
प्रत्यक्षीकरण, ये इसको हम अभी करेंगे स्टडी। रिट जारी करने की शक्ति जो है आंशिक रूप से थी, ठीक है, आंशिक रूप यानी थोड़े रूप से थी। वो एक विशेष अनुतोष अधिनियम, स्पेशल जो एक्ट है 1877 की धारा 45 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 491 पर आधारित थी। तो दोस्तों, जब इंडिया आजाद हुआ, यहां तक तो हमने देख लिया कि हिस्ट्री क्या है, रिट्स की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, हमारी जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, वो कुछ हद तक यूएसए से भी प्रभावित है और मैक्सिमम जो है वो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। क्लियर? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के जो प्रहरी हैं, जिनको रिट्स कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स के आपके जो गार्जियन हैं, जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, वो रिट्स होते हैं। तो दोस्तों, पहले रिट की परिभाषा समझ लीजिए। रिट एक कानूनी आदेश है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। बाकी कोई अदालत इसको इशू नहीं कर सकती वर्तमान में। हां, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो जो रिट इशू करने का अधिकार है वो बाकी अदालतों को दे सकती है, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। अब वहीं अगर उद्देश्य की बात करें, हम एम की बात करें, तो जैसा मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये राइट्स हैं, स्पेशल अधिकार हैं कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। और जितने भी फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन किया जा रहा है, उसको लागू करने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी किया जा सकता है, इनके द्वारा जारी किया जा सकता है। क्लियर है? यानी आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी तरह की रिट इशू करने का अधिकार है? तो दोस्तों 5 तरह की। क्लियर? वहीं अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि इन रिट्स का महत्व क्या है, तो दोस्तों इन्हें हमारे संविधान में न्यायपालिका की सबसे शक्तिशाली जो पावर्स हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, उनमें से एक माना जाता है। क्लियर? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। दोस्तों, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 यह सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, यानी उनको बचाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, यहां देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अब दोस्तों यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का विजन कितना बड़ा था, कितना लंबा था। उन्होंने पहले ही एक बात समझ ली थी कि देश में अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए जिसे प्रचंड बहुमत मिल जाए और वो सरकार जो है वो एरोगेंट हो जाए और यहां के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन शुरू कर दे, तो उन्होंने पहले से ही ये प्रावधान रखा कि एक ऐसा आर्टिकल बना दिया जाए जहां पे अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आपके जो फंडामेंटल राइट्स है और संविधान का रक्षक माना जाता है। क्लियर? इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। क्लियर? वहीं अगर हम अनुच्छेद 226 की बात करें तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट को भी ये 5 तरह की रिट्स जारी करने का एक पावर देता है।
अब लेकिन यहां पे दोनों में एक चीज समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने आर्टिकल 32 का प्रयोग करके डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ सकता है कि आपने आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। दोस्तों, क्योंकि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट है और नियरेस्ट जो अप्रोचेबल कोर्ट है आपके पास अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, वो तो हाई कोर्ट ही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। तो यदि अगर ये प्रश्न पूछा गया कि आप अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट नहीं गए, तो आपको उसका जवाब देना होता है। क्लियर? अब यहां पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल 32, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भाग 3 में आता है, पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आर्टिकल 32 है यह केवल और केवल आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन हो रहा हो उसी में यह आपकी मदद कर पाएगा। लेकिन आर्टिकल 226 अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, ये वाली चीज, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में आपको गांव को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक खड्ड पड़ती है और उस पर एक पुल बनना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे वो पुल नहीं बन रहा है, तो यहां पे आप आर्टिकल 226 का प्रयोग करके, या इसमें हाई कोर्ट जो है वो सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर वो पूछ सकता है अधिकारियों से कि आप क्यों नहीं बना रहे। क्लियर? या फॉर एग्जाम्पल, ये जो कानूनी अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं उन पे भी ये लागू होता है। क्लियर? इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर? यदि अभी आपका कोई प्रश्न है, यदि अभी तक आपका कोई प्रश्न है तो उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालें ताकि मैं उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकूं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। तो पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हबीस कॉर्पस। दोस्तों, अगर आप इस टर्मिनोलॉजी पे जाएं, हबीस कॉर्पस, ठीक है, ये तो इसका हिंदी वर्जन है। हबीस कॉर्पस और जितनी भी आगे टर्म्स आएंगी, तो पहला प्रश्न ये आता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, रिट्स के जो शब्द हैं, ये हमने किस भाषा से लिए हैं? तो दोस्तों, ये लिए हैं हमने लैटिन भाषा से। क्लियर? लैटिन भाषा से ये लिए गए हैं। अब अगर हम पहली रिट के बारे में बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हबीस कॉर्पस, तो इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी किसी भी इंसान को अगर डिटेन किया गया है तो उसको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए अदालत में। क्लियर? अब इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से उसको हिरासत में लिया गया है और वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है अवैध रूप से, इलीगली, उसके रिश्तेदार या उसके फ्रेंड्स, वो हबीस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? अब इसका उपयोग क्या है? यह आदेश देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके सामने पेश करे और हिरासत की वैधता की जांच करे। क्लियर? कोर्ट ये देखना चाहेगा कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा और अदालत ये देखेगी कि
जिसको अरेस्ट किया गया है क्या उसको सही कारणों से अरेस्ट किया गया है या अवैध कारणों से अरेस्ट किया गया है। क्लियर? यदि यदि अगर व्यक्ति को अवैध कारणों से अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट इमीडिएटली उसके रिलीज के ऑर्डर इशू करेगा। अब ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी हबीस कॉर्पस है, ये किसके खिलाफ हो सकती है? ये सार्वजनिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, यानी जितने भी पब्लिक सर्वेंट है यानी पुलिस है उसके अगेंस्ट हो सकती है, और कोई किसी पर्सन ने किसी को अरेस्ट कर रखा है, बंदी बना रखा है, तो उसके अगेंस्ट भी ये हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक केस है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, और स्पेशली जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन बेस्ड पे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हबीस कॉर्पस का एक केस है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों इसका फैसला जो आया था 1983 में आया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? ये जो रुदुल शाह है इसको अपनी वाइफ के मर्डर के आरोप में 1953 में गिरफ्तार किया गया था। क्लियर? अब 1968 में इसका एक्विटल हुआ। 1968 में यानी 14 साल के बाद इसका एक्विटल हुआ, लेकिन यहां पे जो पुलिस थी उन्होंने इसको रिलीज नहीं किया और अगले 14 साल तक इसको जेल में ही रखा। ठीक है, जब अखबारों के थ्रू ये पब्लिश होना शुरू हो गया तो यहां जनता में काफी आक्रोश था और यहां पे एक केस फाइल हुआ। ठीक है, तो यहां पे हाई कोर्ट में, बिहार हाई कोर्ट में यहां पे एक केस फाइल हुआ जहां पे अदालत ने जब सवाल पूछा कि आपने इसको 14 साल तक बंदी क्यों बना के रखा, तो पुलिस द्वारा एक इलॉजिकल आंसर दिया गया कि जिसको हमने बंदी बनाया है यानी रुदुल शाह वो मानसिक तौर पर बीमार है। अब यहां अदालत के सामने यहां पे एक प्रश्न खड़ा हो गया आर्टिकल 21 को लेकर, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्लियर? ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को करता है, घोषित करता है। तो इसमें एक बड़ा हिस्टोरिकल लैंडमार्क एक जजमेंट दी गई कि जिस व्यक्ति को पहले ही रिलीज कर देना चाहिए तो उसको अननेसेसरली जेल में बंदी बनाकर रखा गया। तो इसलिए जो अधिकारी हैं, जेल के अधिकारी हैं, उनकी नेग्लिजेंस के लिए बिहार गवर्नमेंट पे 30,000 रुपए का कंपनसेशन, ठीक है, यानी बिहार गवर्नमेंट रुदुल शाह को 30,000 रुपए देगी। क्लियर? तो दोस्तों ये जजमेंट आई 1983 में। क्लियर? तो हमारे लिए जितनी भी ये केस स्टडीज हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर? तो चलिए, आई होप हबीस कॉर्पस जो है वो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इस हबीस कॉर्पस को समझने के लिए मैं हमेशा एक पिक्चर रिकमेंड करता हूं। साउथ इंडिया की एक मूवी है जय भीम। आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप उसको प्लीज जरूर देखिएगा, आपको हबीस कॉर्पस जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि पिक्चर्स की जो स्टोरीज होती हैं वो हम कभी नहीं भूलते। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारी स्लाइड है, नेक्स्ट जो रिट है दैट इज परमादेश। इट इज कॉल्ड मंडामस। ठीक है, मंडामस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश, परम आदेश यानी सबसे बड़ा आदेश। क्लियर? तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये जो परमादेश है ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट यानी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानून के कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना होता है।
जिसे वह करने में असफल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो अपने ड्यूटीज का पालन करने में फेल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो उसको परमादेश दे सकती है। क्लियर? डन? इसका उपयोग देखिए जितने भी मैंने यहां पे स्लाइड बनाई है वो मैंने बड़े आसान शब्दों में बनाई है, ताकि जो नॉन पॉलिटिकल साइंस के जिनका बैकग्राउंड जो है नॉन पॉलिटिकल है, तो वो भी इस चीज को आसानी से समझ सकें। फिर भी यदि आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है, आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप उसको प्लीज, मैं बार बार बोलता हूं, मैसेज बॉक्स में उसको लिखिए, ताकि उसको मैं आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए देखते हैं यहां पे इसका उपयोग कब किया जाता है। दोस्तों, यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने से इनकार करता है या उसे टालता है। क्लियर? अब यहां पे प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि ये जो आप कंप्लेंट करेंगे किसके खिलाफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सार्वजनिक निकाय, ठीक है, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं उनके अगेंस्ट कर सकते हैं, निगम जितने भी हैं उनके अगेंस्ट कर सकते हैं, निचली अदालतें जो होती हैं उनके अगेंस्ट कर सकते हैं, या सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। क्लियर? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स 1983। ठीक है दोस्तों, ये एक केस हुआ 1983 में, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। अब यहां पे ये एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसने जो फाइनेंस करती है, तो लोटस होटल ने एक बिल्डिंग बनाने के लिए इनको प्रपोजल दिया, और यहां पे जो GSFC है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने इनको प्रॉमिस किया, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ कि आप बनाना शुरू कीजिए और बाद में हम फंडिंग करेंगे। तो यहां पे लोटस होटल ने जब बिल्डिंग आधी बना दी, तो यहां पे गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने कहा कि आपसे टाइम लैप्स हुआ है, कि यानी आप विद इन टाइम पीरियड नहीं बना सके। तो ये लोटस होटल जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में चला गया। किसके तहत? इन्होंने मंडामस यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग किया और ये चले गए गुजरात हाई कोर्ट में। यहां गुजरात हाई कोर्ट ने एक रिट इशू की जिसे कहा गया मंडामस यानी परमादेश। उन्होंने ये बोला कि यदि आपने पब्लिक इंटरेस्ट में, ध्यान रखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर यहां पे प्रॉमिस किया है तो आपको उस प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ है और एक MOU साइन हुआ है। क्लियर है? तो ये जो जितनी भी मैं आपको केस स्टडीज डिस्कस कर रहा हूं, तो जितने तो लोग ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इन केस स्टडीज को डिटेल में आप स्टडी कीजिएगा, और UPSC और HAS के लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं, तो इन केस स्टडीज को अच्छे ढंग से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं। और ये जितनी भी मैं आपको रेट्स के बारे में बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन बेस पे ही आएंगे। इवन पुलिस में भी ये जो +2 लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो हाई कोर्ट का है, चाहे वो पटवारी का है, चाहे कोई भी एक +2 बेस्ड टेस्ट हो, उसमें भी रेट्स के बारे में पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। प्रोहिबिशन। दोस्तों, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोकना। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकना। क्लियर? अब यहां पे प्रोहिबिशन को आपको समझना पड़ेगा। यह एक निवारक रिट है। निवारक यानी यहां पे अगर
कार्यवाही को रोकने से, कार्यवाही को होने से रोकने से पहले, यानी इसको अगर आसान शब्दों में समझना है तो आप इसको समझिए कि यदि अदालत ने कोई भी फैसला नहीं दिया है और आपको पता चल गया कि ये एक गलत नियमों के अधीन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट एक रिट इशू करेगी जिसे कहेंगे हम प्रोहिबिशन। क्लियर? यानी वो जो भी रिकॉर्ड है वो अपने पास मंगवा लेगी और निचली अदालत को कार्यवाही करने से रोक देगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे फैसला नहीं होना चाहिए पहले। ठीक है, इसका मतलब बिफोर जजमेंट ये जो रिट है ये इशू होती है। क्लियर? अब बात करें कि ये किसके खिलाफ हो सकती है, तो दोस्तों यह केवल न्यायिक यानी लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट हो सकती है और अर्ध न्यायिक निकायों, जितने भी हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये हो सकती है। क्लियर? लेकिन स्पेशली आपने ये देखना है कि फैसला न आया हो। क्लियर? अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऊना से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सपोज एक व्यक्ति है और उसने शिमला में जमीन खरीदी और जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो शिमला में हुआ, और शिमला वाले व्यक्ति ने कोई गड़बड़ कर दी और ऊना वाले व्यक्ति ने ऊना में केस कर दिया। अब ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो शिमला में साइन हुआ है, तो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो शिमला कोर्ट के पास है, तो ऊना में उसका फैसला नहीं हो सकता। क्लियर? तो शिमला वाला व्यक्ति जो है वो इस प्रोहिबिशन का इस्तेमाल कर सकता है और वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट ऊना वाले कोर्ट पे उसको प्रोहिबिशन एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वो काम करने वाला था। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगली रिट की ओर, और अगली रिट है उत्प्रेषण यानी सर्शरारी। दोस्तों ये जो हमने पिछली रिट करी प्रोहिबिशन और सर्शरारी, दोनों में बहुत कम अंतर है, बहुत कम डिफरेंस है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अगर सर्शरारी में, क्योंकि पिछला जो हमने प्रोहिबिशन पढ़ा तो वहां ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो जब तक फैसला नहीं आया है उससे पहले ही उसको प्रोहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। लेकिन अगर निचली अदालत ने कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या कोई कानून के अनुसार फैसला नहीं दिया है, कानून के अनुसार फैसला नहीं दिया है, तो उसको ऊपर की अदालत में ले जाया जाएगा। ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सारे का सारा रिकॉर्ड मंगाएगी और नीचे की जो अदालत है, निचली अदालत, जिसने जो भी आदेश दिया है उसको क्वैश कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इसको आप अच्छे ढंग से समझिए कि सर्शरारी और प्रोहिबिशन में सिर्फ ये अंतर है कि प्रोहिबिशन में बिफोर जजमेंट होता है और सर्शरारी में अगर किसी अदालत ने गलत फैसला दे दिया गया है उसके बाद होगा। यहां तक क्लियर है? सर्शरारी ये उसमें जितना भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो ये देखेगी कि जो भी फैसला दिया गया है क्या ये नेचुरल जस्टिस है या अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है। क्लियर? तो चलिए इसको अब देखते हैं। इसका जो अर्थ है उत्प्रेषण यानी सर्शरारी का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है प्रमाणित होना, और उसका उद्देश्य किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों को रद्द करना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने कोई आदेश पारित कर दिया है और वो कानून के विरुद्ध है या वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो उनके आदेश को रद्द कर देता है।
वहीं अगर हम उपयोग की बात करें, यह तब जारी होता है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, या कानून की स्पष्ट त्रुटि की हो, यानी अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। क्लियर? अब ये किसके खिलाफ हो सकता है? तो ये केवल जो निचली अदालत है और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसके खिलाफ हो सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ए कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये फैसला जो है 1966 में ये केस चालू हुआ था, जहां पे फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए ए कृपक ने भी अप्लाई किया था, और वहीं जो ट्रिब्यूनल है, ये जो ट्रिब्यूनल है उसके एक सदस्य थे, ठीक है, वो भी एक कैंडिडेट थे। तो यहां पे जब फैसला आया, जब रिजल्ट निकला, तो जो इस ट्रिब्यूनल के मेंबर थे वो टॉप पे थे। तो यहां पे ए कृपक ने आर्टिकल 32 का प्रयोग करके यहां पे केस कर दिया, और यहां पे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक रिट इशू की, जिसको सर्शरारी के रूप में लिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था, उसकी क्योंकि वो एक ही टाइम पे वो ट्रिब्यूनल का भी हिस्सा है और वो कैंडिडेट भी है, तो उसके कैंडिडेचर को खारिज कर दिया गया। क्लियर? तो अगेन ये बहुत एक लैंडमार्क डिसीजन था। बढ़ते हैं अगले और। अगली जो रिट है वो है क्वो वारंटो यानी अधिकार पृच्छा। अब यहां पे इसका जो अर्थ है किस अधिकार से, अगर आप देखें यहां पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन बना हुआ है, यहां पे जज है और यहां पे एक ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। क्लियर? और यहां नीचे लिखा हुआ है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। तो इसका जो उद्देश्य है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने के लिए उसके अधिकार पर सवाल उठाना है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी XYZ व्यक्ति को किसी भी ABC यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया, और उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 15 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उस व्यक्ति के पास वो क्वालिफिकेशन और वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहां पे पब्लिक जो है वो आर्टिकल 32 का प्रयोग कर वो हाई कोर्ट में जा सकती है। क्लियर? यहां पे जो हाई कोर्ट है, जस्ट अ मिनट, यहां जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू करेगी क्वो वारंटो, ठीक है, उस व्यक्ति के खिलाफ, कि आप किस अधिकार से ये सार्वजनिक पद ग्रहण कर बैठे हैं, जबकि आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। क्लियर? यही उपयोग, यह एक अवैध रूप से पद धारण करने वाले व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए जारी की जाती है। ठीक है? तो यहां पे जो कोर्ट है वो क्वो वारंटो जारी करेगी कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं। क्लियर? और किसके खिलाफ की जा सकती है? प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होगा। ठीक है, ये किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी कंपनी का MD बना है तो वो अपनी क्वालिटी के बेसिस पर बनेगा, अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये कहां किया जाता है? जो भी पब्लिक सेक्टर है और उसमें जो भी ऑफिसर है या कोई भी एग्जीक्यूटिव है, ये उसके खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट इसको जारी नहीं किया जा सकता। आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने आखिरी स्लाइड की ओर, यानी निष्कर्ष की ओर। तो निष्कर्ष ये है रिट का कि रिटें, जितनी भी रिटें हैं या रिट्स हैं, वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट,
वह न्यायपालिका को सरकार पर नियंत्रण और कानून के शासन को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। जैसा दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह एम्फसाइज कर लिया था कि यदि फ्यूचर में कोई भी ऐसी सरकार आए जिसको पूर्ण बहुमत या प्रचंड बहुमत मिल जाए, तो उसमें एक घमंड आ सकता है, तो वो अपने निर्णय बिना पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में सोचकर वो निर्णय लेती रहेगी, यानी वो पूरी तरह से निरंकुश हो जाएगी। तो उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को रचा। क्लियर? इसीलिए यह कहा गया है कि जो रिट्स हैं वो न्यायपालिका को सरकार पर नियंत्रण रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सक्षम बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। क्लियर? लास्ट पॉइंट देखिए, यह सुनिश्चित करती हैं कि न्याय तक पहुंच सभी के लिए उपलब्ध हो, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति यदि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो वो भी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चाहे वो +2 लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हो जिनमें यूपीएससी, एचएस या कोई भी एग्जाम आएगा, उसमें रिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है? जितने भी ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे उसमें डिटेल में पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी केस स्टडीज हैं आपको उनको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। और जो +2 लेवल के हैं जहां पे आपको 4 ऑप्शंस आपके पास होंगी, तो वहां के लिए प्रश्न मैंने आपको बता दिए कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और इसी के बेस पर जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है, क्योंकि मेरी क्लास में आज पूछा गया था कि फंडामेंटल रिट्स क्या होती हैं, तो उनको मैंने कुछ समझाने की कोशिश की थी। तो यदि आपको भी एडमिशन लेनी है तो मेरा नंबर यहाँ पे उपलब्ध है ऑफलाइन क्लासेस के लिए उन्ना में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैं ये अश्योर करता हूँ कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें हम बाल की खाल निकालते हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।